हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? आजकल आपने देखा होगा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमको बहुत कुछ इम्पॉसिबल लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी आजकल हमारे जीवन का एक उपयोगी हिस्सा भी बन गया है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो घर हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे जीवन में एक विशेष स्थान ले लिया है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं लगता है। तो उसके साथ साथ यानी इसकी मेरिट के साथ साथ कुछ डीमेरिट भी होती हैं और कुछ हजार्ड्स भी होते हैं। उन हजार्ड्स को हमें कैसे अपने से दूर रखना है और कैसे उस हजार्ड्स के साथ साथ सेफली वर्क भी करना है, और उस हजार्ड से दूर रहने के लिए कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस आते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। और ये सभी के लिए बेहद उपयोगी हो ऐसा मैंने वीडियो बनाया है, और इसमें हर चीज़ को मैं एक बेसिक लेवल से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक कोई भी अणु होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये दोनों क्या हो, बैलेंस होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर ये बैलेंस्ड होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश नहीं करता है। यहीं पे अगर मैं दूसरा बताऊं आपको, एक इस तरीके से है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें अगर इन दोनों में अगर कोई बैलेंस बिगड़ता है या कोई भी बैलेंस जो है इन दोनों का क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, तब क्या होता है, यहाँ से निकल के वो दूसरे अणु में जाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से क्या होता है, ये चार्ज होता है, यानी यहाँ से एनर्जी यहाँ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, कंडक्टर और इंसुलेटर। आपने सुना भी होगा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। तो मैं यहाँ पे कंडक्टर को बहुत ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बताऊंगा कंडक्टर क्या होता है। कंडक्ट करने वाला मतलब जो क्या करे, देखिए कोई भी चीज पूर्णतः रूप से इंसुलेटेड नहीं होती है। जैसे कि हम कहें कि प्लास्टिक करंट फ्लो होता है, यानी जिसमें मिनिमम करंट फ्लो। इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं या इंसुलेटेड डिवाइसेस की मैं बात करूं जिसमें मिनिमम क्या हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का या फिर जो एनर्जी है उसका मिनिमम फ्लो हो, यानी वो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण कम से कम कर पाए, या फिर वो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिनिमम लेवल पे करती है, तो वो होता है इंसुलेटेड। और जिसमें आसानी से वो मूव कर जाते हैं उसके अणु, वो क्या कहलाता है, हमारा कंडक्टर कहलाता है। जैसे कि लोहा, आयरन क्या होता है, बहुत ईजिली मूवमेंट कर जाते हैं। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, लकड़ी की बात करूं तो नहीं करता, लेकिन लकड़ी को अगर भिगो दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो वही है कि जिस वे पे क्या हो, उसके अणु या इलेक्ट्रॉन या जो एनर्जी है वो क्या ना फ्लो ना हो पाए, वो इंसुलेटेड, और जिसमें फ्लो हो जाए वो कंडक्टर। ठीक है, तो ये दो चीजें तो समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी भी। अब आपने सुना होगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों को करंट लग गया। क्या कहते हैं ना, क्या हुआ है, करंट लग गया, करंट लग गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल करंट नाम का कोई हजार्ड ही नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट नाम का कुछ हमको नहीं लगता है। हमको लगता है इलेक्ट्रिकल शॉक। क्या लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक। हम कहते हैं क्या है, करंट लग गया। करंट नहीं लगता, उस करंट से हमको क्या लगा है, शॉक लगा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो करंट हमारे अंदर से फ्लो होता है। क्या होता है, हमारे अंदर करंट फ्लो होता है, क्योंकि हम भी एक कंडक्टर है। जब हमारे अंदर फ्लो होता है तो जो करंट का फ्लो रेट होता है या जो उसकी एनर्जी का प्रवाह करने की क्षमता होती है, वो क्या करती है, डिपेंड करती है कि हमको क्या प्रभाव होगा, हमारी बॉडी को क्या प्रभाव होगा। वो लेवल भी मैं अभी आगे एक चार्ट में बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, हमको शॉक लगता है। दूसरा क्या होता है, हम जलते हैं, यानी हम क्या होते हैं, वर्न होते हैं, जलते हैं। देखिए जलना दो प्रकार से होता है, एक होता है वर्न और एक होता है स्कैल्ड। ये जब होता है तब ये होता है जहां पे क्या हो, नमी युक्त आग हो, जैसे कि आप भाप से जल जाए, स्टीमर से जल जाए, वो स्कैल्ड कहलाता है। और जहां ड्राई हो फायर, वो होता है वर्न। तो इसमें क्या होता है, फायर से क्या होते हैं, वर्न होते हैं। और दूसरा हमको खतरा क्या होता है, शॉक लगता है। ठीक है, तो ये दो खतरे यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से।
तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ओर। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ गए होंगे और दूसरा आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से हजार्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों जरूरी है? तो इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट कैन पोज अ सिग्निफिकेंट हजार्ड टू वर्कर्स पार्टिकुलरली व्हेन मिसहैंडल्ड और नॉट मेंटेन्ड। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट है, यानी जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाले इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाले इक्विपमेंट हैं, वो वर्कर को सिग्निफिकेंट हजार्ड देते हैं। कब? जब वो मिसहैंडल्ड करते हैं, यानी उसका सही से इस्तेमाल ना करते हो या फिर उनको सही से मेंटेन ना रखते हो। और मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है हाई वोल्टेज, बहुत सारी डिवाइसेस क्या होती हैं? हाई वोल्टेज पे चलती हैं और हाई पावर रिक्वायरमेंट्स होता है उनका, कैरी भी करती हैं, इवन मोर रिस्क, और उसमें मोर रिस्क भी होता है। तो इनसे बचने के लिए हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल शॉक हजार्ड। पहला हमारा खतरा क्या है? इलेक्ट्रिकल शॉक हजार्ड, ठीक है। तो शॉक का मतलब जानते हैं, झटका आपने सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं द मेजर हजार्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रिकल शॉक। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन हजार्ड है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक है, और फायर है एंड आर्क, यानी ये तीन हजार्ड हमारे क्या है? इसके इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? मेजर हजार्ड। यानी अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिकल के मेजर हजार्ड कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रिकल शॉक, फायर एंड आर्क, यानी इलेक्ट्रिकल से शॉक लगना, फायर लग जाना और आर्क। आर्क को और फायर में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताएंगे। नेक्स्ट आता है फ्लैश। इलेक्ट्रिकल शॉक अकर्स, इलेक्ट्रिकल शॉक कब होता है? व्हेन द बॉडी बिकम्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ईदर व्हेन एन इंडिविजुअल कम्स इन कांटेक्ट with both wires of an electrical circuit, one wire of energized end circuit and the ground, or a metallic part that has become energized contact with an electrical conductor। देखिए और ये कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिकल शॉक कब लगता है? जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से या इलेक्ट्रिकल जिसमें या इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो हो रही है उस इक्विपमेंट को हम छू लें या हम उसके कांटेक्ट में आ जाएं, तब हमको क्या लगता है? शॉक लगता है। और इलेक्ट्रिसिटी के मेन हजार्ड कौन कौन से हैं? तो वो है फायर, इलेक्ट्रिकल शॉक और आर्क एंड फ्लैश। ये हमारे क्या है? इसके मेन हजार्ड हैं। और जब हम किसी लाइव कंडक्टर यानी जिसमें किसी हम लाइव इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब हमको क्या होता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। इलेक्ट्रिकल शॉक एक हजार्ड है इलेक्ट्रिसिटी से। और द सेवरिटी एंड द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का इफेक्ट है, जो उसकी सेवरिटी है, वो डिपेंड करती है किस पे? फैक्टर्स सच एज किन कौन कौन से? पाथवे थ्रू द बॉडी। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बॉडी के थ्रू करंट पास हुआ है। पहला, यानी अगर हम कहें कि करंट लगने पर हमको कितना प्रभाव होगा या हमारी सेवरिटी कितनी होगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर है। तो पहला फैक्टर क्या है? बॉडी पार्ट, यानी वो बॉडी के कौन से पार्ट से पास आउट हुआ है। द अमाउंट ऑफ करंट, करंट का अमाउंट क्या था, और द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ द एक्सपोजर, और कितने समय तक आप उसके एक्सपोज किए हैं या उसके कांटेक्ट में रहे हैं। और द स्किन इज वेट और ड्राई, जो आपकी स्किन थी वो गीली थी या सूखी थी। इन कुछ फैक्टर्स के आधार पे ही हमको क्या पता चलता है कि वहां की सेवरिटी कितनी होगी या फिर उसका इलेक्ट्रिकल शॉक का इफेक्ट क्या होगा। वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। allowing current to flow more easily in bad condition and through bad skin। ये क्या होता है? बैड स्किन और बैड एनवायरनमेंट में बहुत सही से फ्लो करने की क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना है कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है तो उसकी सेवरिटी क्या होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? बॉडी पार्ट पे, अमाउंट ऑफ करंट पे, अमाउंट ऑफ यानी जो टाइम पीरियड है कितने समय तक लगा, और फिर वो उसकी स्किन वेट थी या ड्राई थी। इन चीजों पे क्या होता है? निर्भर करता है कि उसका प्रभाव क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि कितना प्रभाव होगा। यहाँ पे आप शायद इसको ना देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर
तब वहां पे क्या होता है, परसेप्शन लेवल होता है, मतलब कोई इतना हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे 5 मिली एम्पियर होता है तब हमको स्लाइड शॉक यानी हमको जो है एक हल्का सा झटका महसूस होता है, बट नॉट पेनफुल, यानी ये पेनफुल नहीं होता है बट डिस्टर्बिंग होता है, नॉट पेनफुल बट डिस्टर्बिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6.30 एम्पियर मिली एम्पियर। इस पे हमको पेनफुल शॉक लगता है, क्या लगता है, पेनफुल शॉक। और ये क्या होता है, एक लेट गो रेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 50 to 150 मिली एम्पियर। ठीक है, ये जो है अल्टरनेटिव करंट के लिए है। 52 इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी हमको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। और जो हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है इस पे भी इफेक्ट करता है। अगर हम कहें 1000 से 4300 मिली एम्पियर, 1000 से 4300 मिली एम्पियर, तब हमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे लिए वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, और नेक्स्ट हमारा आता है अगर हम 10,000 से ऊपर मिली एम्पियर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी 10,000 मिली एम्पियर से ऊपर आते हैं, तब हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है। क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट और वर्म एंड प्रोबेबल डेथ। और हमें यहाँ पे हमको क्या होता है, वर्म होता है, हम इससे इस शॉक से क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 1 मिली एम्पियर पे कोई ज्यादा हमको पता नहीं चलता, 5 मिली एम्पियर पे हमको उसका एहसास होता है, पेनफुल नहीं होता लेकिन डिस्टर्बिंग होता है। 6.5 पे पेनफुल होता है, 50 से 150 पे हमें एक्सट्रीमली पेन होता है, यानी ज्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है और रेस्पिरेटरी अरेस्टिंग हो जाती है। 1000 से 4300 पे हमको वेंटिलेटरी फाइब्रिलेशन होना शुरू हो जाता है और 10,000 से ऊपर हमारा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा आर्क फ्लैश। नेक्स्ट हमारा हजार्ड क्या है, आर्क फ्लैश। अब देखिए आर्क क्या होता है कि जब आर्क होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी अगर हम कहें कि 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का आर्क में करंट होता है या हो सकता है, तो इसको जब टेम्परेचर ज्यादा है तो वर्न करने की क्षमता भी ज्यादा हो जाएगी ना। तो अगर हम बात करें हजार्डस आर्क फ्लैश कैन अकर इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस regardless of voltage in which the energy is high enough to sustain an arc. Potential places where this can happen include, देखिए हजार्डस जो आर्क है फ्लैश कैन अकर इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी भी डिवाइस में हो सकती है। जैसे कि आपने अपने छोटे से फोन के चार्जर को भी बहुत तेज ब्लास्ट होते देखा होगा, जलते देखा होगा। रिगार्डलेस ऑफ वोल्टेज, यानी उसके वोल्टेज कम भी हो सकते हैं। इन विच द एनर्जी इज हाई इनफ, ठीक है, टू सस्टेन एंड आर्क। अब देखिए क्या होता है, आपने अपने छोटा सा मोबाइल का चार्जर में भी क्या होगा, एकदम बहुत तेज रोशनी निकलती देखी होगी, वो क्या है, आर्क। और आपने एक बड़े से ट्रांसफार्मर को भी क्या होगा, आर्क निकलते देखा होगा। जब दो तार लड़ते हैं होता तो एकदम बहुत तेज रोशनी और बहुत तेज हीट का आपको एहसास होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्क। और इस पावर का हम इस्तेमाल वेल्डिंग में भी करते हैं, जिसको हम आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। और यहाँ पे ये क्या है, हजार्ड है। ये कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, पैनल बोर्ड एंड स्विच बोर्ड, जहाँ पे हमारे पैनल बोर्ड है, जहाँ हमारे स्विच बोर्ड है, मोटर कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पे हमारा मेटल क्लैड स्विच गियर है, और जहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर हैं, मोटर स्टार्टर हैं या फिर ड्राइव कैबिनेट्स हैं, और हमारे फ्यूज डिस्कनेक्ट्स जहाँ पे हैं। एनी प्लेस दैट कैन हैव इक्विपमेंट फेलर, और जहाँ पे क्या हो, इक्विपमेंट फेलर होता है, वहाँ पर भी आपको आर्क देखने को मिलता है।
अगर इन एन आर्क फ्लैश इंसिडेंट एंड enormous amount of concentrated radiant energy explodes outward from electrical equipment। अब देखिए क्या होता है, आपने बोर्ड जलते देखे हैं, आपने ट्रांसफार्मर जलते देखे हैं, आपने जो इसके मोटर वगैरह के स्टार्टर होते हैं इन सबको जलते देखा है, लेकिन जब यही क्या होता है, इसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है, तब ये क्या होता है, यही ताकत क्या होती है, उस इक्विपमेंट के बाहर आके दिखने लगती है। द एक्सप्लोजन क्रिएट्स प्रेशर वेव्स दैट कैन डैमेज अ पर्सन्स हियरिंग। अब आपने देखा होगा कि जब कभी कभी ट्रांसफार्मर बहुत तेज दब जाता है, एक्सप्लोज कर जाता है, तो वो वही बता रहे हैं यहाँ पे, जब आर्क की क्षमता बढ़ जाती है उसका, और जो या मैं जो कहूँ अमाउंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तब वो क्या होता है, एक एक्सप्लोजन का रूप ले लेता है। वो एक्सप्लोजन क्या करता है, हाई एक्सप्लोजन एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक प्रेशर वेव देता है, जिसकी वजह से जो पर्सन की हियरिंग है, यानी जो पर्सन हियरिंग है वो भी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई इंटेंसिटी फ्लैश दैट कैन डैमेज देयर आईसाइट। अब जब एक साथ बहुत तेज रोशनी निकलती है, वो क्या होगा, जो हाई इंटेंसिटी है फ्लैश की, उसकी वजह से क्या होता है, उसको विजिबिलिटी पावर, या हम कहें कि उसकी जो आई साइट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड अ सुपर हीटेड वॉल ऑफ गैस दैट कैन सेवरली बर्न। और वहां पे क्या होता है, सुपर हीटेड वॉल, यानी एक गैसों की क्या होती है, सुपर हीटेड वॉल क्रिएट हो जाती है, जिससे वो इंसान क्या हो जाता है, झुलस जाता है, या फिर कोई मेटल जो है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई ट्रांसफार्मर वगैरह या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसमें आर्क निकलता है, तो उसमें लगी मेटल, उसमें लगा मटेरियल क्या होता है, पिघल जाता है, जल जाता है, और उसके अगर आसपास कोई व्यक्ति है तो वो झुलस जाता है, जल जाता है। ठीक है, ये कब हो रहा है, आर्क एक्सप्लोजन में कब बदल रही है, जब आर्क की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस क्षमता की वजह से एक वेव क्रिएट होती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन वेव्स की वजह से हियरिंग लॉस और आईसाइट डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, और उसमें लगी मेटल, इक्विपमेंट में लगी मेटल मेल्ट हो सकती है, और फिर इंसान की बॉडी भी क्या हो सकती है, जल सकती है। ये क्या है, हमारे आर्क के जो प्रभाव हैं वो थे। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटेक्टिव मेथड क्या क्या है, यानी अब हमने जो खतरे पढ़े, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, तो पहला तो क्या है, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब देखिए यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या होता है, मैंने पीपीज पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप पीपीज सिलेक्शन को आप जान सकते हैं, टाइप ऑफ पीपीज जान सकते हैं, कोई भी वर्क हो उसका सिलेक्शन आप इस वीडियो से कर सकते हैं। तो अगर पीपीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कौन से ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं, यानी हमें कौन कौन से खतरे होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे भी आपने हियरिंग लॉस के बारे में सुना, तो भैया हमको उसको भी दूर करना है, जिसको हम ईयर मफ या ईयर प्लग से करते हैं। दूसरा हमने वर्म का पढ़ा, तो उसके लिए हम एप्रॉन्स भी देते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें हाई टेम्परेचर होता है, यानी करंट फ्लो होने का डर होता है, तो हमारे कांटेक्ट में हाथ रहते हैं, तो हम ग्लव्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। सेफ्टी शूज भी होते हैं इसमें। ठीक है, हेलमेट हमारा कंपलसरी है हर जगह। तो ये सब हमारे क्या है, इसमें पीपीज दिए जाते हैं। अब ग्लव्स भी दो तीन तरीके के आते हैं, कॉटन ग्लव्स आता है, रबर ग्लव्स आता है, लेदर ग्लव्स आता है। तो इसमें कैसा ग्लव्स दिया जाता है, रबर ग्लव्स दिया जाता है, ना कि कॉटन और फिर हम कहें लेदर की बात है, यहाँ पे क्या दिया जाता है, रबर ग्लव्स दिया जाता है, क्योंकि लेदर क्या है, एक कंडक्टर बन जाता है कभी कभी। जनरल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड टूल्स, यानी जो हमारे इक्विपमेंट और जो टूल्स हैं उनमें क्या हो, एक प्रोटेक्शन अवेलेबल हो, यानी वो क्या हो, एक इंसुलेटेड डिवाइस के क्या हो, कवर किए गए हों, अच्छे से उनका कवरिंग किया गया हो, जिससे कि प्रोटेक्शन हमको मिल सके। और अलर्टिंग टेक्निक्स, अलर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारे साइन बोर्ड हो गए, देखा होगा आपने, डेंजरस लिखा हुआ, हाई वोल्टेज लिखा हुआ है ना, कई तरीके के साइन बोर्ड हो गए, जिस प्रकार से हम उनको अलर्ट कर सकते हैं। अलर्ट टेक्निक, बैरिकेडिंग वगैरह हो गया, ये हमारे अलर्टिंग टेक्निक है। यानी इन तीन तरीके से क्या किया जाता है, एक तो भाई जो आपका क्या है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और टूल हैं वो कैसे हो, प्रोटेक्ट किए गए हों, इंसुलेटेड हो, अच्छे से हो, अच्छी क्वालिटी के हों। दूसरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और यहाँ पे एक आता है अर्थिंग। क्या आता है, अर्थिंग। ये बड़ा मस्त होता है, कहीं पर भी विदाउट अर्थिंग आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जितना भी सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड में, वो कैसा होना चाहिए, अर्थ किया हुआ होना चाहिए, अर्थेड होना चाहिए और अर्थिंग की गई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये आता है कि
इनके साथ साथ इनको हमें कैसे करना है, तो मैंने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में तो बता दिया, ठीक है। अब दूसरी हम बात करें, अगर हम आर्क फ्लैश प्रोटेक्टिव सिस्टम की बात करें, या हम बात करें कि आर्क को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए या आर्क से कैसे बचा जाए, तब हमें वहां पे क्या करना चाहिए। आर्क से भी तो बचना है ना भाई, तो ये भी जो मैंने बताया कि एप्रॉन्स दिए जाते हैं, या फिर मैं बात करूं जो सूट दिए जाते हैं वो क्या क्वालिटी के होने चाहिए, कितना टेम्परेचर है। तो अगर हम कहें कि जहां पर 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम की एनर्जी हो, जहां पे 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम की एनर्जी हो, वहां पे हमें क्या करना चाहिए, नॉन मेल्टिंग और अनट्रीटेड नेचुरल फाइबर दे देना चाहिए। जहां पे 4 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वहां पे हमें फायर रेसिस्टेंस शर्ट और पैंट देना चाहिए। यानी जहां पे एनर्जी लेवल क्या हो, 4 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वहां पे हमें फायर रेसिस्टेंस शर्ट और पैंट देना होता है। जहां पे 8 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये एनर्जी रेट है, ठीक है ना, एनर्जी लेवल है, वहां पे हमें फायर रेसिस्टेंस शर्ट एंड पैंट, और फिर हमें क्या देना होता है, कॉटन अंडरवियर। नेक्स्ट हमारा आता है 25 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कहीं पे होता है, तो यहाँ पे 2 लेयर फायर रेसिस्टेंस क्लोथिंग, यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 लेयर फायर रेसिस्टेंस क्लोथिंग। और नेक्स्ट इसमें भी कॉटन अंडरवियर रहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 40 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो हमें यहाँ पे क्या देना होता है, फायर रेसिस्टेंस शर्ट एंड पैंट्स और मल्टी लेयर फ्लैश सूट। क्या होता है, मल्टी लेयर फ्लैश सूट और फिर कॉटन अंडरवियर। तो यहाँ पे आपने जाना, जिसको नहीं है यहाँ से एक बार फिर से देख लो, जहाँ पे 2 कैलोरी से कम है वहाँ पे किसी तरीके का कुछ नहीं है, 4 कैलोरी का है वहाँ पे फायर रेसिस्टेंस शर्ट और पैंट देना होता है। जहाँ 8 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वहाँ पे फायर रेसिस्टेंस पैंट शर्ट, जहाँ 25 कैलोरी है वहाँ पे 2 लेयर हो जाता है फायर रेसिस्टेंस का, जहाँ ज़्यादा है 4 से वहाँ पे हमें क्या देना होता है, एक तो फायर रेसिस्टेंस शर्ट एंड पैंट देना होता है, दूसरा मल्टी लेयर फायर सूट यहाँ पे अवेलेबल कराना होता है। हमें दोनों चीज, एक आपने लोटो सिस्टम पढ़ा होगा, इसको हम हमेशा काम करते वक्त हमको फॉलो करना चाहिए। लोटो का मतलब बताते हैं लॉग आउट और टैग आउट, इसको आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के वीडियोस की जो लिस्ट है उसमें जाके इसको पढ़ सकते हैं। इसको फॉलो करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ज़्यादा से सेफ्टी फॉलो करना है तो हमेशा एनराइज्ड और डी एनराइज्ड दोनों ही तरीके के जब इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हो तो हमेशा क्या करें, एक ही तरीके से उसको ये समझ के चलें कि यहाँ पे खतरा कम नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहीं पर, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में समझ में आया होगा। बाकी बहुत सारी डिवाइसेस लगती हैं, जैसे कि मैं अगर और डिवाइसेस की बात करूँ तो होता है आपका GFCI होता है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, इसको इंस्टॉल किया जाता है। या फिर मैं बात करूँ ELCB के बारे में, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। अगर आपने इन सबको पढ़ना हो तो आप मुझे लिंक में डाल दें, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर, ठीक है। अगर इनके बारे में आपको पढ़ना हो, ELCB है, RCB है, ठीक है ना, GFCI है। अगर ये आप नहीं पढ़े हो, अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ये सब क्या होते हैं, करंट ब्रेकर होते हैं। बाकी स्टैटिक एनर्जी भी एक होता है, उसको केमिकल सेफ्टी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम स्टैटिक एनर्जी के बारे में भी बता देंगे। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिकल से हमको, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल से होने वाले हजार्ड कौन कौन से हैं, तो अभी हमने क्या बताया, वर्म है, फायर है, शॉक है, आर्क है, ये सब क्या है, इसके फ्लैश है, ये सब क्या है, हजार्ड है। इलेक्ट्रिकल हमारा कितना जरूरी है आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है मैंने ये भी बता दिया है। इलेक्ट्रिकल में हमें प्रिकॉशंस कैसे लेनी होती है, कौन कौन से पीपीज इस्तेमाल करने होते हैं, सभी को मैंने बताया है। अगर यहाँ पे अभी भी कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।